वेलकम बच्चों, फिर से एक बार आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस गुरुजी पर। मैं राहुल तिवारी आज पार्ट 2 लेकर के आया हूं, जिसमें हम लोग 61 से 120 तक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एनडीए 1 एग्जाम का मैथमेटिक्स का। ठीक है ना। तो अगर पार्ट 1 आपने देखा है और डिटेल सोल्यूशन हम लोग कर रहे हैं यूट्यूब पर, अभी तक किसी ने डिटेल सोल्यूशन नहीं कराया है, तो अगर आपने अभी तक डिटेल सोल्यूशन नहीं देखा तो प्लीज पार्ट 1 आप देखिए, 1 से लेकर 60 तक के क्वेश्चंस, और 61 टू 120 आज की वीडियो में हम लोग करेंगे। सो प्लीज आखिरी तक बने रहिए और अपना स्कोर चेक करिए ऑथेंटिक आंसर के साथ कि आपका स्कोर कितना हो रहा है आउट ऑफ 120, दोनों पार्ट मिला करके प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। राइट, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है 60 तक तो प्लीज एक बार आप देखें वीडियो को। तो क्वेश्चन नंबर बेटा 61 आपके सामने लिखा हुआ है, कह रहा है कि एफ एक्स इज एल एन एक्स। एल एन एक्स तो आप जानते हो, बहुत जाना पहचाना फंक्शन हमारा ये लॉग एक्स फंक्शन, इज इंक्रीजिंग इन 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, लॉग एक्स का अगर मैं आपको ग्राफ बना के दिखाऊं बेटा तो कैसा ग्राफ बनता है आपने देखा होगा, ये लॉग एक्स का ग्राफ है ना। तो ओपन 0 से इन्फिनिटी में क्या है, आप इसको देख लो, इंक्रीजिंग है या नहीं है आप बता दो जरा। ओपन 0 से इन्फिनिटी में क्या है ना, 0 पे क्या फंक्शन होता है ना, ओपन 0, 0 मतलब तो 0 इंक्लूड नहीं करना, 1 पे 0 होता है। राइट, तो डोमेन में देखोगे तो 0 से ये वैसे भी यार लॉग एक्स क्या है, लगातार आपका बढ़ता ही तो जा रहा है ना, इसमें कहाँ कुछ डिक्रीजिंग जैसा कुछ तो है नहीं ऐसा कुछ। राइट, इसका मतलब क्या है कि क्या ये इंक्रीजिंग है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और दूसरा बोला हमसे कि जी एक्स इज इक्वल टू ई एक्स प्लस ई टू द पावर 1 बाई एक्स इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल। भाई देखो दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल e टू द पावर x का ग्राफ कैसा बनता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x का ग्राफ कैसा बनता है, ये लगातार इंक्रीजिंग है, और e टू द पावर 1 बाई x भी इंक्रीजिंग है। तो इसका मतलब क्या, ये बताओ क्या इस इंटरवल में ये फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग हो गया? तो डिक्रीजिंग तो नहीं होगा ना, डिक्रीजिंग बोल रहा है। तो कौन सा स्टेटमेंट पूछा, करेक्ट है, करेक्ट वाला पूछा है, तो आपका पहला ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा है व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव पूछा है हमसे, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, आपने ये तो पढ़ा ही होगा, यू वी आप इसको कंसिडर कर लीजिए, है ना। आप यू को कंसिडर कर लो, यू इज इक्वल टू आप कंसिडर कर लो साइन स्क्वायर एक्स, एंड आप वी कंसिडर कर लो बेटा कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इसने क्या बोला है, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये हमारा u है, u का डेरिवेटिव चाहिए, डी यू बाई क्या चाहिए, dv। तो डी यू बाई dv कैसे आएगा, डी यू बाई dx अपॉन dv बाई dx, है ना। इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर लो। तो du बाई dx जब आप करेंगे तो साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 sin x हो जाएगा। ठीक है, और sin x का करेंगे तो cos x आ जाएगा, अपॉन dv बाई dx करेंगे तो cos x का करेंगे तो 2 cos x हो जाएगा, cos स्क्वायर x का, cos x का करेंगे तो माइनस का sin x आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये पूरा का पूरा कट गया, ये माइनस है तो -1 आ गया, तो -1 आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 63 में क्या कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, m इज लेस देन 0, इज द एरिया बाउंडेड बाय द लाइन y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू mx एंड x इज इक्वल टू 2 इक्वल टू 3। ठीक है, तो बेटा इसमें एरिया वाला फॉर्मूला, आपको एरिया बाउंडेड कर्व का एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये क्वेश्चन है, तो आप इसका डायग्राम बनाओगे और एरिया निकाल करके देख लेना, ये बहुत आसान सा सवाल है। इसमें जो आपका आंसर आएगा वो आएगा -1/2। ठीक है ना, थोड़ा सा मैं आपको बना के दिखा भी देता हूं क्या बन रहा है। एरिया का फार्मूला आप सिंपल लगाएंगे, आपको एरिया मिल जाएगा। और जो m की वैल्यू पूछ रहा है ना, तो क्या पूछा हमसे, m की वैल्यू, तो m आपके पास आसानी से आ जाएगा, है ना। एरिया बाउंडेड बाई y इज इक्वल टू x, तो y इज इक्वल टू x ये लाइन हो गई, ये y इज इक्वल टू आपका x लाइन मान लो आपका है। ठीक है ना, y इज इक्वल टू mx कुछ पता नहीं है तो पता नहीं कहां से जाएगा, मान लो ये y इज इक्वल टू आपका mx लाइन हो गया। और क्या पूछा है, x इज इक्वल टू 2 लाइन, तो x इज इक्वल टू 2 पता है, y एक्सिस के पैरेलल होता है, तो x इज इक्वल टू आपका ये 2 वाली लाइन हो गई। तो इससे बाउंडेड कर्व है ना, और एरिया जितना दिया है 3, तो 3 के इक्वल करना, तो m की वैल्यू अपने आप कितनी आ जाएगी, -½ आ जाएगी। ठीक है ना, एरिया की वैल्यू निकालना और किसके इक्वल करना, 3 के इक्वल करना, तो -½ आ जाएगा। ठीक है ना, चेक कर लेना इसको। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हमसे, कह रहा है व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ cosec x डिग्री। ठीक है ना, cosec x डिग्री डेरिवेटिव पूछा है, तो बेटा यार बहुत सिंपल सी बात है, इसमें cosec x डिग्री है, तो डिग्री में, और यहां सारे आंसर देखो रेडियन में दे रखे हैं, तो कुछ नहीं करना, डिग्री को रेडियन में कर लेना। तो बेटा डिग्री से
अगर आपको ना डिग्री से कहां जाना है, रेडियन जाना है। कहां जाना है बच्चों, रेडियन। तो डिग्री से रेडियन जाने के लिए आपको एक काम करना पड़ता है। क्या करना है, आपको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना होता है। किससे मल्टीप्लाई करना, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है ना। पाई बाई 180 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। ये काम करना होता है, ये आपने बेसिक सीखा होगा। तो क्या लिखा हुआ, कॉसेक एक्स डिग्री लिखा हो, तो कॉसेक एक्स डिग्री को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करें तो क्या लिखेंगे, डिग्री को रेडियन में बदलेंगे। अगर इस डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो x को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाई 180 से। तो ये पाई बाई 180 आ गया। तो ये हमारा जो बेसिकली एंगल बना वो क्या बना, कॉसेक पाई बाई 180 x बन गया हमारे पास। अब ये पूरा पूरा समझ लो एंगल थीटा है ना, इसको पूरा पूरा थीटा आप समझ लो। तो अगर आप इसको पूरा थीटा समझोगे, मान लो ये y इक्वल टू dy बाई dx क्या आ जाएगा, dy बाई dx सिंपल सा। अब इसका cosec x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस cosec x cot x, तो माइनस का cosec x है ना, cosec x cot x हो जाएगा एक तरीके से, और cosec x cot x हो जाएगा। और जब पाई बाई 180 का करोगे है ना, तो x की जगह तो मान लो यही वैल्यू आ जाएगी है ना, cosec x की जगह कितना आ जाएगा, पाई बाई 180 x इंटू है ना cot पाई बाई 180 x, ये आ जाएगा है ना 180 x, और ये आ गया। और इस अंदर वाले का करोगे तो क्या आ जाएगा, पाई बाई 180 बाहर आ जाएगा, ठीक है, पाई बाई 180 बाहर आ गया। अब ये पाई बाई एक्स, क्योंकि अब आंसर में हर जगह डिग्री लिखा हुआ है अंदर में, तो एंगल ये तो बेटा डिग्री एक्स डिग्री के इक्वल है ना, तो माइनस पाई बाई 180 कॉसेक क्या हो जाएगा, ये एक्स डिग्री हो जाएगा, कॉट का एक्स डिग्री हो जाएगा है ना, क्योंकि आंसर तो हमें डिग्री में दिया हुआ है। तो इसको तो हम फर्दर डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो डिग्री में तो वही आ जाएगा सेम टू सेम। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा कि अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx होल स्क्वायर माइनस x dy बाई dx इक्वल टू 0। बेटा इसमें अगर आपको कुछ भी नहीं आता था ना, तो आप इसको ऑप्शन सेटिस्फाई करा के देख सकते थे। ऑप्शन से सेटिस्फाई करवाते तो देख लेते कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, पहला कर रहा है कि दूसरा कर रहा है, तीसरा कर रहा है, चौथा कर रहा है। तो इसमें फोर्थ इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, आप उठा करके देख लेना, रख करके आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है ना। अदरवाइज दूसरे भी तरीके होते हैं सॉल्व करने के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2gx दिया है 2x माइनस 3, देन व्हाट इज जी एफ जी ऑफ 1। तो बेटा एफ एक्स हमारे पास बच्चों कितना गिवन है, एफ एक्स हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2, gx हमारे पास है बेटा 2x माइनस 3। क्या पूछा है, एफ जी ऑफ 1, ये हमसे पूछ रहा है ना, एफ जी ऑफ 1 पूछा है। तो आप एक बात बताओ, एफ जी वन पहले आप निकाल लो। तो एफ जी वन यानी x में 1 पुट करो तो कितना आ जाएगा, 1 पुट करोगे 2 1 जा 2 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। तो एफ ऑफ माइनस वन का स्क्वायर कर दो प्लस 2 कर दो तो कितना आ जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 1 1 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 बोले तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है ना। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है अगला बोल रहा है व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, क्या लिखा, मॉड एक्स। एफ एक्स हमारे पास क्या है, मॉड एक्स, सॉरी एक्स प्लस मॉड एक्स, एक्स प्लस मॉड एक्स। इफ द डोमेन इज द सेट ऑफ द रियल नंबर्स, डोमेन कह रहा है कि रियल नंबर का सेट हो, है ना। डोमेन जो है इसका मतलब इसमें जो इनपुट हो रहा है वो पूरा रियल नंबर हम ले सकते हैं। तो कह रहा कि रेंज क्या बनेगा, रेंज आप बताओ, है ना, कि आउटपुट में क्या आएगा। तो बेटा रेंज में क्या आएगा भाई, 0 पुट करेंगे तो 0 पे तो 0 आएगा, 0 पे क्या आएगा, 0 आएगा। आप चाहो ना तो कुछ वैल्यूज को उठा करके रख के देख लो कि क्या बन सकता है ना। आप कुछ वैल्यूज उठा करके इसमें रखो और देखो कि क्या बन रहा है। तो आपको ना ऑप्शन से भी आइडिया लग जाएगा। अगर आपको ज्यादा तरीके नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि कह रहा है कि डोमेन सारा रियल नंबर है तो कुछ भी नेगेटिव रियल नंबर इसमें रख सकते हैं। तो आपको पता है कि अगर मान लो हमने एफ ऑफ -2 पुट किया, नेगेटिव चलो रख के देख लो, तो नेगेटिव पुट करोगे -2 मॉड -2 तो ये हमेशा क्या आएगा, 0। तो इसके अंदर अगर आपने कोई नेगेटिव रियल नंबर डाला, कोई भी नेगेटिव रियल नंबर डालोगे तो हमेशा उसका क्या, उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आए। पॉजिटिव रख के देख लो, तो एफ ऑफ मान लो 2 पुट किया तो 2 पुट करोगे तो कितना आएगा, 2 प्लस मॉड 2, तो यानी कि ये वैल्यू कितनी आएगी, 4 आ जाएगी। इसका मतलब नेगेटिव पुट कर रहे हो तो 0 आ रहा है, और 0 पे तो 0 आएगा, ये वैसे भी आएगा, और पॉजिटिव पुट करोगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, मतलब नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी यहाँ पे। इसका मतलब जो डोमेन होगा, डोमेन में नेगेटिव तो नहीं हो सकता, इसका मतलब सी ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अब पॉजिटिव में आपके पास 3 ऑप्शन हो रहे हैं। अब देखो जरा, यहाँ ओपन एक तो 0 लगा है, ओपन 0 पे मतलब क्या, 0 ओपन है तो इसका मतलब 0 इंक्लूड नहीं है रेंज में। लेकिन आप देख रहे हो नेगेटिव कुछ भी पुट कर रहे हो तो
आउटपुट में जीरो आ रहा है मतलब जीरो रेंज में है, तो जीरो रेंज में है तो जीरो ये भी खत्म हो गया क्योंकि इसके जीरो रेंज में नहीं है। 1 से इन्फिनिटी, अब 1 के आगे बढ़ रहा है तो इसका मतलब 1 के पहले जीरो छूट गया, तो इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, होप आपने समझ लिया होगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों, कह रहा एफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टाइम्स, क्या लिखा है, एफ एक्स एक्स टाइम्स 4x स्क्वायर माइनस 3, देन व्हाट इज एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा हमसे पूछा है, क्या पूछा है, एफ साइन थीटा। तो बेटा जहां x है वहां साइन थीटा पुट कर दो, साइन थीटा आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस 3 आ जाएगा, साइन थीटा अंदर मल्टीप्लाई करो तो 4 साइन क्यूब थीटा माइनस 3 साइन थीटा, माइनस अगर बेटा कॉमन ले लो तो माइनस अगर कॉमन ले लो तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और ये फार्मूला होता है साइन 3 थीटा का, तो साइन 3 थीटा, तो माइनस साइन 3 थीटा ऑप्शन ए, ठीक है ना, ये सीधा फार्मूला बन गया माइनस साइन 3 थीटा का। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट में कह रहा है हमसे, कह रहा है व्हाट इज द लिमिट, लिमिट के बारे में हमसे पूछ रहा है, किसका लिमिट पूछ रहा है, इसको हटा रहा हूं, ठीक है, लिमिट पूछ रहा है हमसे, क्या लिमिट पूछा है बेटा, देखो जरा, कह रहा व्हाट इज द लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5, देखो लिमिट क्या बोला है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5 माइनस एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स माइनस 5। बेटा ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, अगर इसको ध्यान से देखो ना तो ये सिग्नम फंक्शन की तरीके से दिख रहा है, और सिग्नम फंक्शन की तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, और अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो ये फंक्शन कहां से एग्जिस्ट करेगा, है ना, इसका लिमिट कहां एग्जिस्ट करेगा, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, चाहो तो देख लो, एक पे आएगा +1, एक पे -1, LHL आएगा -1, RHL आ जाएगा +1, तो कुल मिलाकर के आपको लिमिट एग्जिस्ट नहीं मिलेगी, तो ऑप्शन आपका डी चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन नंबर 70, ठीक है, क्वेश्चन नंबर बच्चों कौन सा है, 70, ठीक है, आइए 70 देख लो, ये तो बेटा बिल्कुल सिंपल एल हॉस्पिटल पे लग जाएगा, एल हॉस्पिटल पे कैसे लगाओगे इसको, देख लो जरा, इसमें क्या लिखा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 x टू द पावर 9 माइनस 1 अपॉन क्या है, x क्यूब -1। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो 0/0 फॉर्म बन रहा है, क्या बन रहा है, 0/0, तो एल हॉस्पिटल लगा दो, तो लिमिट क्या आ जाएगा बता दो, लिमिट आ जाएगा एक्सटेंडिंग टू 1, और ये हो जाएगा 9x टू द पावर 8, कांस्टेंट का हो जाएगा बेटा 0, और ये हो जाएगा 3x कितना स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा x, और 3 3 कितना आ जाएगा 9, लिमिट अप्लाई करो तो 3, और ये पावर में x की 1 की पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, 3 ही आएगा, 1 की पावर कुछ भी करो, तो ऑप्शन 3 यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखते हैं, ठीक है ना, नोट कर लेना बेटा इसको यहां तक, डन। अगला हमसे क्या पूछा है, आप लोग पॉज करके ना वीडियो का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नोट करना है तो नोट भी कर लेना, ठीक है बच्चों। अगला क्या पूछा है, इफ क्या है 2 माइनस i√3 where I is equal to -√2 is the root of the equation x square plus ax plus b, then what is the value of a plus b। अब आपको एक बात बता दें, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई कॉम्प्लेक्स रूट है तो उसका जो कॉन्जुगेट होगा वो उसका दूसरा रूट होता है, ठीक है ना, तो कॉन्जुगेट उसका दूसरा रूट होगा, तो मतलब अगर एक रूट मान लो अल्फा हमारे पास 2 माइनस i√3 है, तो बीटा क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट 2 प्लस i√3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 प्लस i√3 हो जाएगा, क्या बोला है हमसे, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस बी पूछा। अब एक बात, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b बाई a होता है, ये पढ़ा हमने, तो अल्फा प्लस बीटा के हिसाब से कितना हो जाएगा, माइनस b की जगह कितना a है, तो माइनस a हो जाएगा, a/1 तो माइनस a, अल्फा प्लस बीटा इन दोनों को ऐड करोगे तो ये कट जाएगा तो 4 आएगा, तो इसका मतलब a इज इक्वल टू -4 आ गया, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बेटा, c/a होता है, यानी c/a करोगे तो कितना आ जाएगा फार्मूला के हिसाब से, तो ये c की वैल्यू कितनी है, अल्फा इंटू बीटा कितना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2 माइनस i√3 और इंटू 2 प्लस i/√3 इज इक्वल टू सी की जगह कितना हो जाएगा बेटा, b हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस i√3 का स्क्वायर करोगे 3, i² + 1 तो 4 + 3 7, तो 7 इज इक्वल टू कितना, b की वैल्यू आ गई 7। तो हमसे क्या पूछा बेसिकली, a प्लस b पूछा है, तो a प्लस b पूछा है, तो a की वैल्यू -4
प्लस 7, तो 7 माइनस 4 करेंगे तो 3 आ जाएगा बच्चों। तो a प्लस बी विल बी इक्वल टू 3। 3 इज ऑप्शन डी। ठीक है, तो ऑप्शन डी के साथ हम जाएंगे इसमें। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। 72 बहुत आसान सवाल है बेटा, हमसे पूछा है इसके आर्गुमेंट के बारे में। किसके बारे में पूछा है? आर्गुमेंट के बारे में पूछा है। आइए देख लेते हैं कि आर्गुमेंट क्या बन जाएगा इसका। आर्गुमेंट बन जाएगा इसका बहुत सिंपल सा आर्गुमेंट आएगा इसका। कुछ नहीं करना, इसमें क्या बोला, जेड हमारे पास गिवन है। क्या है जेड? जेड हमारे पास है 1 प्लस आई रूट 3 अपॉन 1 माइनस आई रूट 3। ठीक है, वेर आई इज इक्वल टू माइनस रूट 1, है ना। व्हाट इज द आर्गुमेंट ऑफ जेड? आर्गुमेंट पूछा है तो एक काम करो ना, पहले इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 1 प्लस आयोटा रूट 3। ठीक है, तो कितना आएगा, ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 प्लस आई रूट 3 होल स्क्वायर हो गया। नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, रूट 3 स्क्वायर 3 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, राइट। इधर a प्लस बी होल स्क्वायर ओपन कर लो, a प्लस बी होल स्क्वायर आप ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस 3 हो जाएगा, प्लस 2a भी करिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 आयोटा रूट 3 अपॉन 4। ठीक है, 3 माइनस 1 करेंगे तो माइनस का 2, तो माइनस 2/4 हो जाएगा और प्लस 2 आई रूट 3/4 हो जाएगा। तो बोले तो माइनस 1/2 और प्लस आई रूट 3/2। ओके, तो माइनस प्लस ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, निगेटिव पॉजिटिव, यानी ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा जो होता है वो थीटा की वैल्यू क्या होती है, बोलो माइनस पाई प्लस अल्फा होती है, और अल्फा क्या होता है, tan इनवर्स y/x होता है। तो tan इनवर्स y/x करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा tan इनवर्स y/x करोगे तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स अल्फा क्या होगा, tan इनवर्स मॉड ऑफ y/x मॉड में। तो tan इनवर्स कितना हो जाएगा, मॉड y की मतलब रूट 3/2 अपॉन माइनस 1/2, तो मॉड लगाया तो 2 कैंसिल, रूट 3 किसकी वैल्यू होती है, 60 डिग्री की, यानी कि पाई/3 की वैल्यू होती है किसकी, तो थीटा सॉरी अल्फा कितना आ गया, अल्फा आ गया पाई/3, पाई/3 पुट कर दो, थीटा इक्वल टू माइनस पाई प्लस पाई/3, तो कितना आएगा, है ना, ये आ जाएगा आपका माइनस पाई प्लस अल्फा होता है, कितना होता है, माइनस पाई प्लस अल्फा होता है 3, पाई माइनस अल्फा होता है ना, पाई माइनस अल्फा होता है। है ना, ये है ना, ये मान लो इसने एंगल बनाया अल्फा, तो थीटा यहां तक आया, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, ये मान लो हमारे थीटा चेक करना, थीटा ये है, तो थीटा क्या होता है, पाई माइनस अल्फा होता है, पाई माइनस अल्फा, तो पाई माइनस पाई/3 होगा, तो पाई माइनस पाई/3 करेंगे तो 2 पाई/3 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 पाई/3 दैट मीन्स ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी क्लियर है। तो खैर आसान सवाल था, अगर सेकंड में है तो सेकंड में होता है तो पाई माइनस अल्फा होता है, यहाँ होता है तो माइनस पाई प्लस अल्फा होता है, यहाँ होता है तो माइनस अल्फा होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो सीधा अल्फा ही होता है। अल्फा वेयर अल्फा इज ऑलवेज tan इनवर्स मॉड ऑफ y/x। ठीक है, ये कर लेना। नेक्स्ट है नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 73। ये बेटा क्वेश्चन थोड़ा सा ना गड़बड़ है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है आइए बता देता हूं मैं आपको। ये बहुत आसान बात है, आपने पहले भी तैयारी कर रहे हो तो आपने पहले भी बार बार ये तरीके का सवाल देखा है। ठीक है, और ये फेमस क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी है। ये 3 नहीं होगा, यहाँ x प्लस ए एक्स प्लस बी और ये x प्लस सी होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, क्या होना चाहिए, x प्लस सी होना चाहिए उसके जगह पर, जहां पर 3 है वहां पे c होना चाहिए। तो कुछ नहीं करना है, जहां a b c के वैल्यू 1 2 3 ले लो, है ना, a की वैल्यू 1 ले लो, b की वैल्यू 2 ले लोगे और c की वैल्यू 3 ले लोगे, तो ये पहला रो और तीसरा रो सेम हो जाएगा, और 2 रो आइडेंटिकल, तो वैल्यू विल बी 0, ऑप्शन बी हो जाएगा। हालांकि अब देखो यूपीएससी इस पे क्या आंसर की जारी करता है, या इस पे सबको बोनस देगा या इसको डिलीट करेगा, वो बात की बात है, बट सही मायने में 3 नहीं होगा, सी होगा, और उस हिसाब से गड़बड़ है, तो देख लेंगे कि क्या आ रहा है ना। और लेकिन आंसर अगर देगा भी तो वो 0 ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 74 में कह रहा है इफ log x बेस a टू द पावर x log x बेस b
आर इन जीपी, देन व्हाट इज एक्स इक्वल टू? बेटा कुछ नहीं, जीपी है तो जीएम वाली एक प्रॉपर्टी आप जानते हो। जीएम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि बीच वाले जो नंबर का स्क्वायर होता है वो दो एंड नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, यानी कि log a बेस x और इनटू log x बेस b के बराबर होगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई करके सॉल्व करोगे तो जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो x की वैल्यू यहां से निकाल लेना सॉल्व करके, तो x की वैल्यू आ जाएगी ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें कुछ है नहीं खास, काम कर लेना इसको, ठीक है ना। बस यही जो बताया लिखा था इसको सॉल्व कर लेना है, सिंपल लॉग ले लेना दोनों साइड, हो जाएगा। नेक्स्ट है क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि इफ, इसमें क्या बोला है, इफ 2 to the power 1 by c 2 to the power b by a c 2 to the power 1 by a are in gp, then which one of the following is correct? कौन सा सही है भाई? क्या है ये, जीपी में है 2 की पावर 1 by c 2 की पावर 1 by b by a c और 2 की पावर में 1 by a। भाई ये किस में है? जीपी में है। ये सिंपल है ना। ये भी जाना पहचाना सवाल है, कई एग्जाम्स में रिपीटेड क्वेश्चन है ये, है ना। और ये 1 by c 1 by bc और ये आपको दिखाई पड़ रहा है, तो ये तभी होता है जब ए बी सी किस में हो भाई? एपी में हो, है ना। किस में हो? एपी में हो। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ये बड़े सिंपल डायरेक्ट वाले भी कुछ सवाल आए हुए हैं, जिनका तो आपको वैसे सही मायने में तैयारी कर रहे हो तो बहुत कैलकुलेशन करने की जरूरत उसमें नहीं थी, ठीक है जी। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है द फर्स्ट एंड द सेकेंड टर्म ऑफ एन एपी इज 5/2। फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म ऑफ एन एपी, फर्स्ट टर्म कितना दिया है? ए दिया है हमको 5/2, और सेकेंड टर्म बोला है, सेकेंड टर्म मतलब T2 यानी कि a प्लस डी की वैल्यू कितना दिया है? 23/12 दिया है। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां से a की वैल्यू 5/2 पुट कर लो, प्लस d इज इक्वल टू 23/12। सो d विल बी इक्वल टू 23/12 माइनस 5/2। सो d will be equal to LCM you can take 12, so 23 minus 30, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? d will be equal to 30 minus 23 minus 7/12। तो आपके पास d मिल गया बेटा और a आ गया, है ना। सो a और d आ गया, तो आप निकाल सकते हो इसमें कि क्या पूछा है, इफ द nth टर्म इज द लार्जेस्ट नेगेटिव टर्म देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। nth टर्म जो है वो लार्जेस्ट नेगेटिव वैल्यू बोल रहा है। कौन सा वैल्यू है? लार्जेस्ट नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है ना। तो लार्जेस्ट नेगेटिव का मतलब आप समझना, लार्जेस्ट का मतलब होता है जैसे नेगेटिव में ना जो वैल्यू सबसे बड़ी होगी, ऐसे समझो। जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि -5, ठीक है, और -4 में कौन बड़ा है, तो आपका जवाब होगा -4 बड़ा है। कौन बड़ा है? -4 बड़ा है। क्यों? ऐसे समझो, नेगेटिव में जो वैल्यू छोटी होगी वो बड़ी मानी जाती है, और नेगेटिव में कोई वैल्यू जितनी बड़ी होगी वो उतनी छोटी मानी जाएगी। वन मोर टाइम, नेगेटिव में कोई वैल्यू जितनी कम होगी, ऐसे समझो अगर आपने किसी से पैसे उधार लिए, ठीक है। अब अगर आपके पास मान लो 100 रुपए, मैं कहूं कि मेरे पास एक भी रुपया नहीं है, और आप कह रहे हो कि आपके पास 100 रुपए हैं, लेकिन वो 100 रुपए आपने किसी से उधार ले रखे हैं, तो मेरे और आपके कंपैरिजन में कौन ज्यादा अमीर होगा? भले ही मेरे पास एक भी रुपया नहीं है, लेकिन मैं आपसे ज्यादा अमीर हूं। क्यों? क्योंकि आपके पास जो 100 रुपए है ना वो आपने किसी से लिए हुए हैं। दैट मीन्स आपको वो अगर खर्चा करोगे तो वापस से आपको उसको वापस करना पड़ेगा। आई बात समझ में? इसका मतलब ये हुआ कि अगर, और वैसे ही समझ लो कि अगर मान लो मेरे पास 100 रुपए उधारी के हैं और आपके पास 500 रुपए उधारी के हैं, इसका मतलब मेरे पास, मैं नेगेटिव में 100 हूं और आप नेगेटिव में 500 है ना। आपके ऊपर 500 का लोन है, मेरे पास 100 रुपए का लोन है, तो अमीर कौन हुआ उस मामले में? मैं, क्योंकि मुझे 100 रुपए देके मैं टेंशन फ्री हो जाऊंगा, लेकिन आपको 500 रुपए देने पड़ेंगे। अब ये अमाउंट आप कितना भी बड़ा कर सकते हो, है ना। सिंपल बात है, उदाहरण के लिए मैंने आपको समझा दिया। तो बस इसमें यही कॉन्सेप्ट आपका यूज हो रहा है। इसने क्या बोला है? इफ nth टर्म इज द लार्जेस्ट नेगेटिव टर्म, मतलब नेगेटिव में सबसे बड़ा वैल्यू है। तो अब आप एपी को देखो जरा, तो d क्या हो रहा है देखो जरा, -7/12 आया। कितना है? -7/12। तो AP का आप nth टर्म निकाल सकते हो। Tn क्या होगा? बेसिकली a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होगा। तो nth टर्म निगेटिव की बोल रहा है भाई। निगेटिव तो अगर देखो तो पहला 5/2 है, ऐसे समझ लो। अगर ये 5/2 है और ये अगला 20 कहाँ गया? -7/12, इसमें कॉमन डिफरेंस आ रहा है ना।
तो हर बारी अगर मैं कहूं कि दूसरा टर्म क्या होगा 20, तो तीसरा टर्म क्या होगा, तीसरा टर्म अगर मैं कहूं कि T3 क्या होगा, तो आप कहोगे a प्लस 2d, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 5/2, है ना, a की वैल्यू आएगी 5/2 और प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू जो आएगी वो आएगी माइनस का कितना 7/12, तो ये हो जाएगा 2 6 या 12, तो कितना आएगा 6 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 और 2 3 या 6, 3 15 आ जाएगा प्लस माइनस का 7, तो फिर 15 माइनस 7 कर लो कितना आएगा 8/6, है ना, यानी कि 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 4/3, है ना। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो ना, ध्यान से देख रहे हो तो ये वैल्यू क्या हो रही है, लगातार घटती जा रही, घटती जा रही, घटती जा रही है। तो लार्जेस्ट में निगेटिव कौन होगा, मतलब निगेटिव में सबसे बड़ा कौन होगा, है ना, ये आपको बताना है। तो निगेटिव में कौन बड़ा होगा, अभी तो हमको पॉजिटिव ही मिला है, अब और देख लो इसी तरीके से, तो nth टर्म कौन छोटा होगा, मतलब कौन निगेटिव होगा। इसी तरह अगर हम फिर चौथा टर्म, ये तो अभी थर्ड पे आए, चौथे टर्म पे चले जाओ, तो चौथे टर्म में कितना, इसमें फिर से डी ऐड कर दो, तो 4/3 में फिर से -7/12 आप कर दो, तो कितना आ जाएगा 12 और 3 4 जा 12, 16 माइनस 7, तो 12 माइनस 7 करोगे तो कितना आ जाएगा 16, 9 बोलो 12, 3/4 आ गया, है ना। तो देखो लगातार क्या हो रही है, वैल्यू कम होती जा रही है। देखो पहले कितना था, ये 4/3 था, अब ये 3/4 आया, फिर से इसमें माइनस का 7 आप 12 कर दो तो कितना आ जाएगा बताओ, 12 आप एलसीएम ले लोगे और यहाँ 4 3 जा 3 3 जा 9 -7 करोगे तो ये आ जाएगा 2/12, यानी कि 1/6 आ गया इस बारी। फिर से 1/6 में आप ऐड कर दो -7/12, तो कितना आ जाएगा 12 एलसीएम आया, तो 2 -7 माइनस का 5/12। अब निगेटिव वैल्यू आना स्टार्ट हुई। निगेटिव में क्या होगा, निगेटिव में लगातार निगेटिव 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 होता चला जाएगा। तो निगेटिव में सबसे बड़ा क्या मिलेगा, पता नहीं क्या मिलेगा, आगे तो ऐसे बढ़ता जाएगा ना। तो मेरे हिसाब से इसका जो आंसर आना चाहिए, है ना, इस हिसाब से, क्योंकि भाई ये वैल्यू ये डिक्रीजिंग एपी में है, तो डिक्रीजिंग एपी में है तो निगेटिव में क्या बड़ा होगा, तो क्या बता सकते हो आप लोग, है ना। तो वैल्यू ऑफ n विच इज इन द निगेटिव। तो वैसे वैसे अगर ध्यान से देखो तो कौन सा टर्म था हमारा, ये हमारा था, ये थर्ड टर्म था 4/3, ये थर्ड टर्म था, कहाँ गया, ये हमारा थर्ड टर्म था, ठीक है ना। और फिर ये हमारा ये जो आया ये फोर्थ टर्म था, ठीक है। ये हमारा थर्ड टर्म कितना था 4/3, 4/3 के बाद जो 3/4 आया ये हमारा ये फोर्थ टर्म है, T4 है। और उसके बाद फिर फोर्थ टर्म के बाद फिफ्थ टर्म कौन सा आया, ये हमारा आया, कहाँ गया 1/6, ये फिफ्थ टर्म है। और ये सिक्स्थ टर्म है -5/12। तो पहला जो निगेटिव टर्म मिला वो कौन है, वो छठा टर्म है ना, सिक्स्थ टर्म है। कौन सा टर्म है, सिक्स्थ टर्म है वो बेटा, कौन सा टर्म है, सिक्स्थ टर्म है, जो पहला निगेटिव टर्म है ना। आप उसको जनरल से भी निकाल सकते थे। तो पहला निगेटिव टर्म अगर सिक्स्थ आ रहा है तो सिक्स्थ के बाद लगातार और निगेटिव में वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो अगर निगेटिव में वैल्यू, मैंने जैसा आपको एग्जांपल बताया था, निगेटिव में वैल्यू जितना ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है, उसकी ओवरऑल वैल्यू उतनी कम मानी जाएगी, ठीक है। निगेटिव में जितनी ज्यादा वैल्यू बढ़ेगी उसकी वैल्यू कम होगी। तो इसने बोला था क्वेश्चन में लार्जेस्ट निगेटिव टर्म, तो लार्जेस्ट निगेटिव क्या होगा, लार्जेस्ट निगेटिव जो होगा वो आपका ये सिक्स्थ टर्म हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, उस हिसाब से, ठीक है। अगर ये लार्जेस्ट निगेटिव की बात करें तो अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है जी, हटाता हूं इसको। ठीक है बेटा, तो होपफुली आपने ये समझ लिया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। 77 में क्या कह रहा है, इसको समझ लेते हैं। 77 ये रहा। 77 में क्या बोला हमसे, 77 में बोला है कि फॉर हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यूज के द इक्वेशन
x square minus 4x plus k is equal to 0 where k is an integer has real roots and both the of them lies in the interval 0 to 5। तो 0 से 5 में जो लाई करें, तो 0 से 5 में जो लाई करेगा ना भैया, वो वाली इक्वेशन लगा देना, क्वाड्रेटिक फार्मूला बी स्क्वायर x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और वहां से जो कंडीशन बनेगी, तो सबसे पहले इसने बोला है हमें रियल रूट चाहिए, दोनों रियल रूट होने चाहिए, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर इक्वल टू 0 लगा के जब कंडीशन लगाओगे तो इसमें 3 रूट आपको मिलेंगे, ठीक है ना, चेक कर लेना। 78 में क्या कह रहा है, 78 में बोला इफ एन एन पी द फर्स्ट टर्म इज x एंड द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म इज 0 व्हाट इज द सम ऑफ द नेक्स्ट एम टर्म। तो बेटा ये ना थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल था, इसको सही बताया तो ये स्किप करने वाला क्वेश्चन था एग्जाम के अंदर, क्योंकि इसको आप सॉल्व तो कर लोगे ठीक है, लेकिन समय ज्यादा लग जाएगा। तो इसका वैसे फिलहाल जो कैलकुलेट करने के बाद ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन बी आएगा, इसको कर लेना, ठीक है ना। ये तो सिंपल एपी का ही है बट कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। नेक्स्ट है 79, 79 रह गया क्या, 79 कहाँ गया, 79 ये रहा, ठीक है। 79 का हमने पहले पार्ट में ये डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस किया हुआ है, तो ये कोई नया नहीं है इसमें। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग, कह रहा है कि ये क्या डिविजिबल है 26 से, बोलो क्या 26 से डिविजिबल है। तो भैया 25 का फैक्टोरियल में क्या आएगा, 25 इंटू 24 इंटू 23 इस तरीके से आएगा और प्लस 1 आएगा। तो पहला वाला जो होगा, पहले वाले पार्ट में 25 फैक्टोरियल, तो इसमें तो ये 5 से ये तो 26 से डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन जो 1 बच रहा है ये 1 तो डिविजिबल नहीं होगा ना, तो ये तो डिविजिबल नहीं होगा। अगला देखो 6 फैक्टोरियल प्लस 1, तो 6 फैक्टोरियल का मतलब समझते हो ना, 6 इंटू 5 इंटू बोलो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 1 है ना। तो फैक्टोरियल ये होता 720 हो जाएगा और प्लस 1 तो कितना आ जाएगा, 721 हो जाएगा। इसको क्या 7 से डिवाइड होगा, तो बिल्कुल 7 से डिवाइड होगा, 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21 है ना। तो ये डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, तो दूसरा ही सही हो रहा है, क्योंकि ये 7 तो डिवाइड कर रहा है इसको, ये इसको डिवाइड नहीं कर रहा है, इसका मतलब ओनली 2 ऑप्शन इज राइट, ठीक है। तो 79 उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आइए 79 से अब 80 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि if z is a complex number such that z minus 1 upon z plus 1 is purely imaginary then what is mod z is equal to, mod z is equal to पूछा है, तो z minus 1 है ना अपॉन क्या है z plus 1, इसको क्या करो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड मार दो ऊपर नीचे दोनों जगह है ना, तो क्या हो जाएगा बताओ, z plus 1 के बाहर से अपॉन है ना, तो z minus 1 और z बार प्लस 1 है ना, और कितना हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये z प्लस 1 और z बार प्लस 1 है, तो ये हो जाएगा z प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा है ना, z बार है मतलब सेम चीज है ना, तो z प्लस 1 का मॉड का स्क्वायर हो जाएगा है ना, प्रॉपर्टी से बोलो इसको ऐसे रहने दो तो क्या बन जाएगा, मॉडुलस z प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये z बार और माइनस का z यानी प्लस का z माइनस का z बार माइनस 1 इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये z बार मॉड z स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और ये यहाँ पे कॉमन ले लेना, z यहाँ से z माइनस 1 आ जाएगा और ये z प्लस 1 तुम्हारा नीचे वाला, तो बेसिकली ये मॉड z है तो ये रियल ही रहेगा, बेसिकली ये नीचे वाला पार्ट आपका रियल ही रहेगा है ना, और बाकी ऊपर से कॉमन ले लेना, तो जो बनेगा वो मैं बता रहा हूँ, z बार माइनस 1 आ जाएगा और साथ में प्लस ले लेना आपका z माइनस z बार है ना, ये दोनों ले लेना, और नीचे वाला तो रियल है, तो रियल है अलग अलग इसको डिवाइड करके देखना, और तो ये मॉड z स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, प्योरली क्या बोला इसने, प्योरली इमेजिनरी के बारे में बोला है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेना, तो ये जो तुम्हारा वैल्यू आएगा फाइनल सेटिस्फाई जो करेगा वो 1 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81 में
सॉल्व कर लेना। ये तो थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, ये भी वाला भी कह रहा था कि ABC अल्फा ऐसे दिया हुआ फंक्शन में, कह रहा है अल्फा गिवन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो ये ऑप्शन आई थिंक बी हो जाएगा, इसमें चेक कर लेना, कैलकुलेटिव है थोड़ा सा। 82 में भी कह रहा था कि ये वैल्यू 0 है, तो ये इसमें आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा बेटा आपका ऑप्शन सी। थोड़ा सा ये कैलकुलेट कर लेना, ये डिटरमिनेंट का सवाल है, कहाँ गया, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें m थीटा दिया है, cot स्क्वायर थीटा प्लस n tan स्क्वायर थीटा प्लस 2n, वेयर n इज अ फिक्स्ड पॉजिटिव रियल नंबर। ये भी बड़ा फेमस प्रॉब्लम है आपका। व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ m थीटा, तो लीस्ट वैल्यू ऑफ m थीटा जो आता है इसमें वो आएगा आपका 4n आ जाएगा। ठीक है, और क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा इसमें आ जाएगा cot स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 85। ये कुछ आसान सवाल थे, है ना, ये ट्रिग्नोमेट्री के आसान आसान क्वेश्चंस हैं ना, इनको कर लेना। नेक्स्ट है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ डायगोनल थ्रू द ओरिजिन, इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन सी आ जाएगा 3x माइनस 2y इक्वल टू 0। कुछ करना नहीं, क्वाड्रिलेटरल दिया है, फॉर्म कर रहा है लाइन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 x प्लस वाई, x इक्वल टू 0 तो y एक्सिस हो गया, y इक्वल टू 0 हो गया आपका x एक्सिस हो गया, और x प्लस वाई इक्वल टू 1 लाइन बन गया, और 6x प्लस वाई इक्वल टू 3 भी ये भी लाइन बन गया। तो ये बना लेना, और इससे जो भी इसने बोला है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ डायगोनल थ्रू ओरिजिन, डायगोनल जो पास हो रहा है उससे ओरिजिन, तो 2 पॉइंट से पास होने लाइन का इक्वेशन आप जानते हो, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो ये आपको दोनों 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। तो ये जो फार्मूला हमने बताया ये वाला y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इन ब्रैकेट x माइनस x1, ये प्रॉपर्टी लगाना, मतलब फार्मूला लगाना, और आपका आ जाएगा। ठीक है भाई, कैलकुलेशन कर लेना आप लोग थोड़ा सा। नेक्स्ट है आपका 86। तो 86 में बेटा क्या आ जाएगा, 86 में आ जाएगा आपके पास व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द अदर डायगोनल। तो दूसरा डायगोनल का पूछ लिया, तो सेम कॉन्सेप्ट पे आपका बन जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा सेम फार्मूले से। ठीक है, फिर कह रहा है 86 के बाद 87 में क्या बोला, व्हाट इज पीई प्लस पीएफ, है ना, इसमें कुछ बोल रखा है ना। तो एलिप्स आप बना लेना, इसका एलिप्स क्या बन रहा है देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया 1, तो इसको 4 से डिवाइड, एक तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1/4 इज इक्वल टू 1। तो आपको पता है कि किसके नीचे वैल्यू बड़ी, एक्स एक्सिस के नीचे वैल्यू बड़ी है, तो इसका मतलब ये एक्स एक्सिस पे ही बनेगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। इसने बोला है पी एक्स वाई इज एन पॉइंट ऑन द एलिप्स, यहाँ मान लो पी कोई पॉइंट है एक्स कॉमा वाई ऐसे मान लो, है ना। लेट ई एफ फोकाई ऑफ द एलिप्स, फोकस मान लो, फोकस तो आप जानते हो ना, ये फोकस होता है, ये फोकस होता है ना। ये ई मान लो, ये एफ मान लो, फोकस है ऑफ द एलिप्स के, है ना। देन पीई प्लस एफ पी एफ, तो पीई मिला लो, इसको मिला लो, इसको मिला लो, पीई और पीएफ पूछा हमसे, तो पीई प्लस पीएफ की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये वैल्यू आएगी आपकी 2 आ जाएगी। निकाल के देख लेना, इसमें क्या है, इसको सीधा प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है ना। पीई इस ये फार्मूला होता है, किस चीज का फार्मूला होता है समझ लो, बता दे रहा हूं। ये बेटा ना, ये एलिप्स की प्रॉपर्टी होती है कि इस एलिप्स पे कोई भी हम पॉइंट ले लें, उस पॉइंट से दोनों फोकस के डिस्टेंस का सम कांस्टेंट होता है, वो होता है 2a के बराबर। किसके बराबर होता है, 2a के बराबर। तो 2a की वैल्यू कितनी है, यहाँ a की वैल्यू 1 ही है, तो 2a के बराबर है, तो 2 इंटू 1 करोगे तो क्या आएगा, 2 ही तो आएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। एलिप्स पर, एलिप्स के कर्व पे बेटा कोई भी पॉइंट हो, वहां से फोकस के डिस्टेंस का सम हमेशा कांस्टेंट होता है, विच इज इक्वल टू 2a। तो 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, 1 है, यहाँ पे देख लो, तो 2 इंटू 1 करोगे तो 2 आ जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग पॉइंट्स, है ना, कि ये पॉइंट्स के बारे में बोल रहा है, विच ऑफ द पॉइंट्स लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द एलिप्स। तो लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, 2b स्क्वायर बाई a। तो यहां से ये हो जाएगा 1 2 3, ऑप्शन सी, ये मिला लेना। अब ये हमने आपको ये इक्वेशन दे दिया, तो जो चाहिए सब निकाल दो यार, क्या इसमें पूछना है कि नहीं। नेक्स्ट है, इक्वेशन बन गया तो फिर तो आप सब कुछ निकाल सकते हो, इक्वेशन अगर गिवन है एलिप्स का तो सब कुछ निकाल ही सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं वैसे भी। नेक्स्ट है कह रहा है कि 89 द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, है ना। तो इसका भी आप सर्कल बनेगा, और आप इसका क्या बोल रहा है, कह रहा है कि y इज इक्वल टू एक्स पार्टीशंस द सर्कल x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इन 2 सेगमेंट्स, है ना। जैसे मान लो ये सर्कल कैसे बनेगा, आपने ये फार्मूला पढ़ा ना, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये आप सर्कल का इक्वेशन जानते हो। h कॉमा के क्या होता है, सेंटर ऑफ सर्कल होता है, r क्या होता है, रेडियस होता है। रेडियस वहां पे क्या कंपेयर करो तो a है, और अगर हमारा सेंटर की बात करें तो a कॉमा 0, सेंटर क्या है, a कॉमा 0 है। a माने कि एक्स एक्सिस पे ही लाई करेगा, बिल्कुल, है ना। सेंटर कहाँ लाई कर रहा है, बिल्कुल बेसिकली एक तरीके से एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, है ना। सेंटर हुआ a कॉमा 0, ठीक है।
a कॉमा 0 हो गया। तो a कॉमा 0 मतलब क्या हो गया, ये 0 हो गया, मान लो ये a पॉइंट है थोड़ी देर के लिए, तो ये a कॉमा 0 ये सर्कल इस तरीके से मान लो बन गया हमारा थोड़ी देर के लिए, है ना। a कॉमा 0 ये सर्कल हो गया, तो x माइनस एच प्लस वाई माइनस के फॉर्मूले से हिसाब लें, और ये रेडियस हमारा है ही, मान लो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब अगला क्या बोला है, कह रहा है कि द लाइन y इज इक्वल टू एक्स पार्टीशन द सर्कल, y इज इक्वल टू एक्स, मान लो ये लाइन है, y इज इक्वल टू एक्स वाली ये लाइन है, दो सर्कल, व्हाट इज द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। देखो जब कोई ना कॉर्ड काटता है तो उसको दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक बड़ा सेगमेंट होता है, एक मेजर सेगमेंट होता है, माइनर सेगमेंट होता है। तो क्या पूछा ना, ये माइनर वाले सेगमेंट का हमसे एरिया पूछा है, इस वाले का, किसका पूछा एरिया, इस वाले माइनर सेगमेंट का एरिया पूछा है, ये वाला एरिया हमसे पूछा है। तो कुछ नहीं करना भाई, आप एक काम करो, आपने वो फार्मूला पढ़ा होगा, है ना, पहले तो ये इन दोनों का पॉइंट इंटरसेक्शन निकाल लो, यहां से यहां तक का एरिया निकालो, या फिर ऐसा कर लो कि चलो निकाल ही लो, यहां से यहां तक का एरिया आप निकाल लो, वो मतलब ये वाला पार्ट का एरिया निकाल लो, किससे निकालोगे, ए वाई से, है ना, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन वाले तरीके से। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालो, यहां से यहां तक का एरिया निकालो, यहां से यहां तक का एरिया निकालो। फिर ये सेमी सर्कल है, तो पाई सेमी सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो पाई यहाँ रेडियस ए है, तो पाई ए स्क्वायर बाई 2 से माइनस कर देना, ये जो एरिया ये वाला नीचे वाला जो एरिया आएगा, इस पूरे एरिया को माइनस कर देना, तो आपको माइनर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। तो कैलकुलेशन जब करोगे तो ऑप्शन कौन सा आएगा, ए आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन आएगा आपके पास ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट इसे व्हाट इज द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट का मतलब क्या हुआ, जो भी ये एरिया आया है इसको पूरे सर्कल के एरिया से माइनस कर देना, मतलब पाई ए स्क्वायर से माइनस कर देना ये पूरा, तो पाई ए स्क्वायर से इस पूरे को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 में क्या पूछा है, बोलो 91 में कह रहा कि द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ द 5 ऑब्जर्वेशंस आर 14 एंड 13.2 रेस्पेक्टिवली। 3 of the 5 observations are 11 and 16, 11, 16 and 20. What are the other 2 observations? तो ये तो सीधा फार्मूला बेस्ड है मीन और वेरिएंस का, तो इसमें 10 और 13 आ जाएगा, इसको खुद से कर लेना है ना, 10 और 13 आ जाएगा। इसमें कह रहा लेट ए बी आर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट कौन सा होता है, जो जिसका एक दूसरे पे इफेक्ट ना पड़े, मतलब पी ए बाई बी इक्वल टू क्या हो, पी ए इंटू पी बी के बराबर हो, है ना। ये आपने बेस थ्योरम वाले चैप्टर में, वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बाद वाले टॉपिक में पढ़ा होगा क्लास 12 के अंदर, है ना। तो पी ए बार इक्वल टू 0.7 है, पी बी इक्वल टू के, पी ए यूनियन बी कितना दिया है, 0.8 दिया है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के पूछा, तो इंडिपेंडेंट इवेंट है तो पी ए पी बी निकाल लेना यहां से, और ये जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 2/7 आ जाएगा, ठीक है ना। कैसे निकालोगे ना, पी ए बार दिया है तो पी ए निकल आएगा 1 माइनस करके, पी बी है तो के निकल आएगा, और पी ए यूनियन बी क्या होता है, पी ए प्लस पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, तो इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इंडिपेंडेंट का कोई फर्क पड़ता नहीं है ना, तो वहां से निकाल लेना, आ जाएगा के की वैल्यू। नेक्स्ट है 93 में आ जाएगा ये 27/1024, और नेक्स्ट है इसका आ जाएगा 27/64, ठीक है। ये डायरेक्ट कुछ सवाल हैं जो आप इनको लगा लेना। इसी तरीके से कह रहा है कि लेट x एंड y आर रैंडम वेरिएबल्स सच दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 इफ x फॉलोज द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर n इज इक्वल टू 100 p इज इक्वल टू 4/5 देन वेरिएंस। सीधा ये भी फार्मूला बेस्ड है, लगा लेना, वेरिएंस वाला फार्मूला आप पढ़े हो गए प्रोबेबिलिटी में, वही फार्मूला यूज कर लेना, सीधा आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। तो जो फार्मूला बेस्ड है उनमें बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 96 में क्या बोला है, 96 में इफ 2 लाइन्स आर रिग्रेशन, है ना, आर 4 ये दिया है x प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड दिस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x देन व्हेन y इज इक्वल टू 3, तो इसमें बेटा आ जाएगा 5 आपका, ठीक है ना, ये भी सीधा है। फिर अगला पूछा है द सेंट्रल एंगल PQRS डिग्री सेक्टर इन पाई चार्ट क्लासीफाई द 9p 3p, ये भी कर लेना, इसमें 36 आ जाएगा। फिर कह रहा था ऑब्जर्वेशन दिस आर आउटपुट 12 डाइसेस, है ना, इसमें देखो कह रहा था ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन गिवन है, आर आउटपुट ऑफ 12 डाइसेस थ्रोन साइमल्टेनियसली इफ m and m आर द मीन ऑफ लोवेस्ट 8 ऑब्जर्वेशन एंड हाईएस्ट 4 ऑब्जर्वेशन रेस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज द 2m प्लस m, तो ये आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा, ठीक है। फिर बोला है कि a variate data asset contain only 2 point this and this, what will be the lines regression of y, इसका जाएगा पहला, ठीक है। फिर a die thrown times
व्हाट इज द मोड, मोड बेटा क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार आए, तो इसमें सबसे ज्यादा टाइम्स कौन रिपीट हुआ, तो इसको साफ साफ दिख रहा है 1 सबसे ज्यादा बार आया, 1 ने कितनी बार आया, 1 2 3 4, 4 बार आया, 2 आपका 2 बार आया, 4 आपका 2 बार आया है, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट हुआ है, 1, तो 1 हो गया मोड आपका। ठीक है, अब इसका बेटा इंटीग्रेशन आप सॉल्व करना ना, तो इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे तो इसका इंटीग्रेशन आएगा बेटा पाई स्क्वायर बाई 2√2 आएगा, और दूसरे वाले का जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये आएगा पाई अपॉन 2√2 आएगा। ध्यान से देख लो जरा, तो I1 की जो वैल्यू आएगी इंटीग्रेट करने पे वो आएगी पाई स्क्वायर बाई 2√2, और I2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी पाई बाई 2√2, है ना। तो इंटीग्रेशन कर लेना इसको, कहीं दिक्कत आए, है ना। मतलब इसका जो I1 जो लिखा हुआ है, I1 यानी 0 टू पाई, है ना, और x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx, ये जो आएगा वो आएगा पाई स्क्वायर अपॉन 2√2, और I2 जो आएगा यानी कि 0 से पाई 1 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx, ये आएगा पाई अपॉन 2√2 आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसका जब पहला पूछा हमसे, पहला जो हमसे पार्ट पूछा है I1 प्लस I2 अपॉन I1 माइनस I2, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास भाई I1 की वैल्यू हमें हमारे पास कितनी है, पाई स्क्वायर बाई 2√2, है ना, प्लस पाई बाई 2√2, है ना, और अपॉन में कितना, पाई स्क्वायर अपॉन 2√2 माइनस पाई बाई 2√2, एलसीएम ले लो तो कितना 2√2 एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस पाई, है ना, पाई स्क्वायर प्लस पाई अपॉन पाई स्क्वायर माइनस पाई, तो पाई अगर कॉमन ले लो तो पाई प्लस 1, और नीचे अगर पाई कॉमन ले लो तो पाई माइनस 1, कैंसिल आउट हुआ, तो पाई प्लस 1 अपॉन पाई माइनस 1, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ध्यान से देख लो, बस खाली तुम्हें I1 I2 की वैल्यू निकालनी, मतलब इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाल लोगे, पाई स्क्वायर बाई 2√2 और इसकी आएगी पाई बाई 2√2, तो ये रखोगे तो ये आपका आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 8I1 स्क्वायर पूछ लिया हमसे, इसी सवाल का दूसरा पार्ट है, तो 8I1 स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो अभी I1 की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, पाई स्क्वायर बाई 2 ना, I1 कितना था, पाई स्क्वायर बाई 2√2 था, तो हमसे 8I1 स्क्वायर पूछा है, तो 8 इंटू आई इसका स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, पाई की पावर 4 हो जाएगा, नीचे 4 इंटू 2 हो जाएगा, 4 2 जा 8 से 8 कैंसिल, क्या आएगा, पाई की पावर में 4 आ जाएगा, पाई की पावर 4 मतलब ऑप्शन डी इसका भी सही हो जाएगा, है कि नहीं। ठीक है भाई, नेक्स्ट है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I2, तो I2 की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, I2 की वैल्यू कितनी थी, पाई अपॉन 2√2 थी ना, तो पाई की वैल्यू ट्रू, ये आ जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल, ये भी सीधा देखो मॉड की प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, मॉड की प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। अब मॉडुलस कैसे ओपन होता है, आइए उसको भी दिखा देते हैं। मॉड फंक्शन के बारे में आपने बार बार पढ़ा होगा, मॉडुलस फंक्शन कैसे ब्रेक होता है, देखो इधर आओ समझो। मॉड एक्स की जो प्रॉपर्टी होती है क्या होती है, एक्स आती है व्हेनेवर एक्स इज पॉजिटिव, जीरो होता है व्हेनेवर एक्स इज इक्वल टू जीरो, माइनस का एक्स आता है व्हेनेवर एक्स इज लेस देन जीरो, इस तरीके से काम करता है। तो क्या है, ए से बी दिया है, एक्स मॉड एक्स अपॉन मॉड एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है ना। ए की वैल्यू क्या है, बी से कम है, ए की वैल्यू बी से कम है, और ए जो है जीरो से छोटा है, और बी जो है वो जीरो से बड़ा है। तो बी अगर जीरो से बड़ा मतलब बी पॉजिटिव है, बी है पॉजिटिव और ए है नेगेटिव, मतलब समझ गया बात को। अब हमें ए से बी लिमिट लगा रहे हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा ए प्लस बी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाले कॉन्सेप्ट से। दूसरा क्या आ जाएगा आपका आई, इसी तरीके से सेकंड वाले में बोला है लिमिट के बारे में, क्या बोला है, इसमें बोला है ए बी दोनों ही जीरो से छोटे हैं, दोनों ही जीरो से छोटे हैं, तो वो आ जाएगा ए माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, ए माइनस बी आ जाएगा इसमें। ठीक है, और फिर अगला पूछा है कंसिडर व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0.5, तो ln x का जो डेरिवेटिव होगा वो उस पे वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे जो आएगा वो माइनस वो प्लस का हाफ आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ बहुत खास हमें बेसिकली करना नहीं, डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव पे वैल्यू रख देनी है, मतलब एक्स की वैल्यू जो भी आएगी डेरिवेटिव पे पुट कर देना, आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एफ एक्स वेयर दिस, तो उसी का ही शायद ये पार्ट था, तो इसमें 1 अपॉन एक्स ln x आ जाएगा ना, एक्स ln x आ जाएगा। ठीक है ना, फिर अगला क्या पूछा है, अगला बोला है हमसे कंसीडर द दिस एफ एक्स, कह रहा है x प्लस 6 एक्स लेस इक्वल टू 1 पे पी एक्स प्लस क्यू है x 1 to 2 में 5x है ग्रेटर टू कंटेन्स एंड एफ एक्स कंटेन्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, p की वैल्यू हमसे पूछ रहा है कि p की वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना, तो यार सिंपल बताओ मुझे, अगर कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस है तो 1 पे भी कंटिन्यूअस होगा 2 पे, क्योंकि इसको दो ब्रांच पॉइंट हैं, एक ब्रांच पॉइंट 1 है एक ब्रांच पॉइंट 2 है, तो 1 पे अगर कंटिन्यूअस है तो इसका LHL RHL इक्वल होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, 1 पे अगर कंटिन्यूअस है तो p प्लस क्यू कितना आ जाएगा बताओ, 7 आ जाएगा, और 2 पे अगर कंटिन्यूअस है तो 2p
प्लस क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। सॉल्व कर लो, माइनस करो, कैंसिल आउट हुआ, माइनस का p इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का 3 आ गया, यानी p आ गया 3। तो p अगर 3 आया ना तो q आएगा 4। ठीक है, क्या पूछा हमसे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, तो p की वैल्यू आएगी 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q, q तो q की वैल्यू आएगी 4। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111, उससे पहले थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके 2 ब्रांच पॉइंट थे, तो ब्रांच पॉइंट का मतलब समझते हो ना, उस पर कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस उसने क्वेश्चन में पहले ही बोल रखा है, तो इसका मतलब 1 पे भी एलएचएल आरएचएल बराबर होंगे, तो वही कर दिया और कुछ नहीं किया, है ना। तो ज्यादा टेंशन मत लेना कि क्या कर दिया सर ने, है ना। तो 1 पे भी हमने एलएचएल आरएचएल इक्वल कर दिया और 2 पे भी एलएचएल और आरएचएल इक्वल कर दिया। उससे हमें क्या मिल गया, उससे हमें पी और क्यू की वैल्यू मिल गई। सेम उसी तरीके से इसमें भी आप सॉल्व करो। क्या बोला है, एफ एक्स दिया है समथिंग दिस वेर पी क्यू रियल नंबर्स, ठीक है कोई बात नहीं है। फर्दर एफ जीरो दिया 6, एफ डैश एल एन दिया 3, 282, 0 to ln 2 दिया है, एफ एक्स डी एक्स 11, तो कह रहा कंपेयर। तो इसमें इंटीग्रेशन की वैल्यू रखूंगा, क्यू आएगा आपके पास 2 आ जाएगा, और आर आएगा आपके पास 3, एफ डैश 0 आएगा आपके पास 14। ठीक है, कुछ नहीं करना, रखना है और कंपेयर कर लेना कि पी क्यू आर क्या आएगा, तो करके देख लेना इसको, इसमें कौन सी बड़ी बात है कि नहीं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर पूछ रहा है कि कितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर आएगा, बताओ कितना ऑर्डर आएगा, कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है इसमें, एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है ना। तो किसी भी उसमें इक्वेशन में जितने भी आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं उसका ऑर्डर भी तो उतना होता है, मतलब उसको एलिमिनेट करने के लिए उतनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ता, तो जितने मैक्सिमम टाइम्स डिफरेंशिएट करोगे वही उसका ऑर्डर होगा। तो मैक्सिमम तो एक ही सी इसमें एक ही है, तो एक ही बार करोगे तो ऑर्डर 1 मिलेगा। डिग्री पूछा है, तो डिग्री का मतलब कितना होता है कि जो हाईएस्ट पावर है उसकी, जो ऑर्डर है उसका हाईएस्ट पावर कितना है, तो उसका डिग्री कितना आएगा, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करोगे तो 3 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये फंक्शन है एफ एक्स, तो इसको सॉल्व कर लोगे बेटा ना, इसको सॉल्व कर लेना। देखो जरा, एक्स इन दोनों को प्लस कर देना या माइनस कर देना, 2 टर्म 0 हो जाएगा। तो एफ एक्स जो आएगा ना सॉल्व करने पे, एफ एक्स की जो वैल्यू आएगी मैं सीधा लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर इंटू 10x माइनस कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू 10x माइनस का कॉस एक्स। इसको जब सॉल्व करोगे तो पूछा है एफ ऑफ 0, तो एफ ऑफ 0 कितना होगा, 0 की वैल्यू तो 0 ही आएगी ना भाई मेरे, तो 0 की वैल्यू 0, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, और क्या पूछा है, और हमसे पूछा है एफ एक्स अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0। ठीक है ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, तो एफ एक्स की जगह ये पुट कर देना अपॉन एक्स, तो अरे सिंपल है ना भाई, ऐसे कर लेना। देखो ऐसे तो बोला है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ एक्स अपॉन एक्स, तो लिमिट क्या आ जाएगा, यहाँ एक्सटेंडिंग टू 0 आ जाएगा, अपॉन में एक्स आ जाएगा, एक्स एक्स कट गया, तो यहाँ एक्स है और 10x माइनस एक्स है, तो 0 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा भैया, 0 ही आ जाएगा ना, ये तो पूरा पार्ट 0 ही हो गया, तो ये भी 0 हो गया। एफ एक्स एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो इसको भी आओ देख लो, एक्स स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, इस बार आ जाएगा आपके पास -1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस करके दिखा देते हैं आपको, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर 10x माइनस का कॉस एक्स हो जाएगा, किसकी जगह, एफ एक्स की जगह, अपॉन में एक्स स्क्वायर कट गया, तो tan 0 की वैल्यू 0 माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1, तो -1 आ गया, -1 माने कि ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 में, अब इसमें भी देखो एफ एक्स दिया है, इसमें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया है पाई स्क्वायर और माइनस पाई स्क्वायर, तो एफ ऑफ पाई बाई 2 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, और एफ ऑफ पाई बाई 4 की वैल्यू जो आएगी वो 1/√2 आ जाएगी, है ना। तो सेम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे काम करता है पता ही होगा आपको, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम फ्लोर फंक्शन भी देते हैं, बोलते हैं। फ्लोर फंक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि पीछे की वैल्यू को देता है, पीछे की वैल्यू मतलब जैसे हमने ले लिया समथिंग 0.2, तो 0.2 का मतलब क्या देगा, 0 दे दिया, 0.9 लेंगे तब भी 0.9 पे भी 0 देगा, f 1.9 ले लिया तब भी उस पे क्या देगा, 1 देगा, मतलब फ्लोर फंक्शन है। फ्लोर फंक्शन मतलब पीछे की वैल्यू उसको देता है। ठीक है ना, तो आज हमने 120 क्वेश्चंस के सारे आंसर्स कर लिए, ऑलमोस्ट ज्यादातर क्वेश्चंस हमने डिटेल में ही करे हैं, है कि नहीं। इसमें अगर फिर भी किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज कमेंट, एंड आप दोनों पार्ट देखिए, है ना, और दोनों पार्ट को देख करके ये चेक करिए कि आपका स्कोर कितना आ रहा है ना, आउट ऑफ 120 आपके कितने करेक्ट हो रहे हैं और क्या स्कोर बन रहा है
120 में करेक्ट कितने हो रहे हैं ना, कितने क्वेश्चंस, 80 क्वेश्चंस, 90 क्वेश्चंस, 70 क्वेश्चंस, 60 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आपके बन रहे हैं सही बन रहे हैं, है ना, वो आप स्कोर कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर करें। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू एंड सब्सक्राइब। ओके, सो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। ओके।